अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आज सुनते हैं एक नई सच्ची दिल को दहला देने वाली बहुत ही भयानक कहानी, लाल गुलाब और वो जिनजादी, एपिसोड नंबर 1। नीला आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा से ऊंचे लंबे घने दरख्तों की डालियां सरशारी से झूमती थीं। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा था। एक बेनाम सी खामोशी जिसमें दूर से आती कहीं चील की आवाज़ खलल डालती थी, छाई हुई थी। यूनिवर्सिटी की बल खाती स्याह सड़क उस वक्त सुनसान पड़ी थी और उसी सड़क के कोने पर बरगद का बूढ़ा घना सा पेड़ जिसका साया सड़क पर छाया हुआ था। महसूस होता था घनी शाखों के दरमियान रोशनी का कोई रास्ता नहीं दिखता था, फिर भी एक अजीब सी वीरानी बूढ़े बरगद पे छाई रहती थी। बूढ़े बरगद के तवाना तने पर कहीं कहीं स्याह और सुर्ख बारीक धागे बंधे हुए थे जो करीब जाने पे ही दिखाई देते थे। उसी पेड़ के साए में उस वक्त 2 लड़कियां खड़ी थी। उफ, बस मुझसे और नहीं चला जा रहा, पिंक स्कार्फ वाली नजाकत से बोली। वो दोनों काफी देर से पैदल चलती हुई आ रही थी। थोड़ी ही दूर है आर्ट्स लॉबी यार, थोड़ा सा और मारिया। दूसरी लड़की ने इसरार किया। नो वे, तुम जाओ हानिया, मैं यहीं हूँ। मारिया ने साफ इनकार किया। अच्छा फिर यहीं खड़ी रहना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हानिया उससे ताकीद करती हुई चली गई। मारिया ने दरख्त के साए में बैठ के पर्स से मिरर निकालकर खुद को देखा, मिटते हुए काजल को डार्क किया और लाइंस को तेज, स्कार्फ की पिंस को दोबारा से फिक्स किया। आखिर में फराग दिली से खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करते हुए वो हानिया का इंतजार करने लगी और ऊपर कहीं शाखों के दरमियान हरकत हुई। उफ, कब आओगी? मारिया ने आसमान को देखते हुए सोचा और वक्त गुजारी के लिए नजरें यूं ही बरगद के पेड़ पर टिका दी। एक पल के लिए रोशनी को बड़ा अजीब सा लगा, जैसे उसने चमकती हुई आंखों को देखा हो। वो अपना वहम ख्याल करते हुए सर झटक कर रह गई। लेकिन दूसरा लम्हा पहले से ज्यादा भारी साबित हुआ था। एक चमकता हुआ सुर्ख गुलाब बरगद के पेड़ से सीधा उसकी गोद में गिरा था। मारिया बदहवासी से खड़ी हो गई। ये उसके हलक से एक घुटी घुटी चीख निकली। उसी पल तेज हवा का एक झोंका आया और गुलाब के फूल से फूटती मसूर कुन महक मारिया की सांसें मौतर कर गई और फूल हाथों में थमा गई। कौन है वहाँ? मारिया ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक शाख जोर से हिली। मारिया के हाथ से फूल छूटकर नीचे जा गिरा। पीछे से जैसे किसी ने एकदम मारिया के कांधे पर हाथ रखा तो वो जोर से चिल्लाई। सन्नाटे में उसकी चीख दूर तक गूंजी। हानिया दौड़ती हुई उस तक आई थी। मारिया, क्या हुआ? ये मारिया की निगाहें जमीन पर गड़ी थी। हानिया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। स्याह सड़क पर चमकता लाल गुलाब। किसने दिया है तुम्हें? हानिया ने हैरत से पूछा। मारिया फटी फटी निगाहों से दरख्त को देखे गई। तुमसे पूछ रही हूँ मारिया, हानिया ने दोबारा पूछा। ये वहां से आया है। मारिया ने बमुश्किल हिम्मत की। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हानिया को यही लगा कि वो उससे मजाक कर रही है। शायद उसके देर से आने की वजह से उसको छेड़ रही है। सच में? ये ऊपर से आया है, पता नहीं कैसे। मैं तो यहाँ बैठी थी, मारिया कांपते हुए लहजे में बोली। किसी ने शरारत की होगी, चलो चलें, अंधेरा हो रहा है वैसे भी, हानिया ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। हालांकि अंदर से वो खुद भी डर गई थी। यहाँ कोई नहीं था। मारिया ने किसी के वजूद को मानने से इनकार किया। अच्छा चलो तो सही। हानिया उसे लेकर आगे बढ़ गई। सुर गुलाब वहीं रह गया। ऊपर शाखों में एक बार फिर हलचल हुई थी। अंधेरा मजीद बढ़ने लगा था। मारिया को यूं लग रहा था जैसे सीधी जानिब उसके साथ कोई चल रहा हो। वो ध्यान बटाने को हानिया से आज का पेपर डिस्कस करने लगी। मारिया, खाना खा लो बेटा, मामा ने टेबल पर खाना रखते हुए कहा। भूख नहीं है मम्मा। वो खिड़की के पास खड़ी थी, नजरें सामने नीम के पेड़ पर जमी थी। क्यों, पेपर तो ठीक हुआ है ना? मम्मा ने फिक्रमंदी से पूछा। मारिया फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और आजकल उसके 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स हो रहे थे जो रोल के हिसाब से दोपहर के शिफ्ट में होते थे। जी अच्छा हुआ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। घर आते आते मगरिब का वक्त हो ही जाता था। सो मारिया खाना दादी के साथ ही खाती थी। चलो फिर खाना खाओ, दादो इंतजार कर रही होंगी। मम्मा ने उसका हाथ थामते हुए मेज की जानिब ले जाना चाहा। सुना नहीं बुढ़िया, वो नहीं जाना चाहती। कोई तेज
बारीक आवाज मारिया के पास से उभरी, लेकिन मामा को मारिया के हिलते लब दिखाई नहीं दिए। वो वैसे ही साकित खड़ी थी। मारिया, उन्होंने थूक निकलते हुए उसे पुकारा। मारिया के पुश पे खिड़की का पट जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ था। बिल्ली म्याऊं की आवाज निकालती हुई बाहर भागी थी। सुल्ताना, मारिया कहाँ है? दादी खुद ही चलकर आ गई। मैं यहाँ हूँ दादी, मारिया मामूल की तरह कहती हुई उनकी जानिब बढ़ी। पीछे सुल्ताना बेगम हैरान परेशान सी खड़ी रह गई। वो आवाज कैसी आवाज थी? उनके जहन में अटक कर रह गई। रात के 2 बजे का वक्त था, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल होता था। आसमान पे फीका फीका सा पीला चांद था और तारे बेरौनक से दिखाई देते थे। सन्नाटा छाया हुआ था हर सू, और उस सन्नाटे में कभी कभी कहीं दूर से कुत्तों और बिल्लियों के रोने की आवाज आती थी। बिल्ली बेचैन सी होकर नीम के पेड़ को घूरते हुए म्याऊं म्याऊं करती जाती थी। मारिया ने नींद में करवट ली तो आंखें किसी नामानूस एहसास के जेर असर खुली। मारिया को यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर बैठ गई। बहुत अजीब सा कोई एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकती थी, जैसे सामने बैठा कोई उसे घूर रहा हो। ये एहसास इतना ताकतवर था कि मारिया को उन निगाहों की तपिश से वजूद झुलसता हुआ महसूस हुआ। बेड के सामने की दीवार की खिड़की खुली हुई थी, जबकि मारिया को अच्छी तरह याद था कि वो खिड़की बंद करके सोई थी। ये क्या हो रहा है? शायद मैं टेंशन ज्यादा ले रही हूँ, इसलिए भूल रही हूँ, उसे यूं लगा था। पेशानी को बाएं हाथ से दबाते हुए वो बेड से उतरी तो निगाहें साइड टेबल पे जा टिकी थी। नीम अंधेरे में चमकता सुर्ख गुलाब वाजे था और उसकी खुशबू पूरे कमरे में चकराती फिरती थी। खिड़की का पर्दा हवा के जोर से लहराया, जैसे कोई पर्दा उठाते हुए बाहर निकला था। अम्मी, अम्मी! मारिया चीखते हुए कमरे से बाहर निकली थी। थोड़ी ही देर में घर के तमाम अफराद उसके गिर्द जमा थे। मारिया, क्या हुआ मेरी बच्ची? दादी पूछ रही थी। वो फूल, मारिया ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फूल? कैसा फूल बेटा? अब्बा ने हैरत से पूछा। वो वहां मेरे कमरे में, वो यूनिवर्सिटी में भी था अब्बा। मारिया के मुंह से बेतरतीब जुमले निकल रहे थे। फूल? क्या हो गया है बेटा? बड़े भैया कुछ झुंझला कर बोले। सारिम, जाओ जाकर देखो वहां क्या है, दादी ने हिदायत की। भैया सर हिलाते हुए उसके कमरे की जानिब बढ़ गए, जबकि दादी मारिया को अपने पास बिठाकर कुछ पढ़ने लगी। कुछ नहीं था दादो वहां, पढ़ के उसका दिमाग ज्यादा चल गया। सारिम भाई थोड़ी ही देर में वापस लौटे थे। वो बेड के पास मारिया ने थूक निकलते हुए कहा। कुछ नहीं है भाई, सारिम भाई ने जोरदार नफी की। मारिया लब काट कर रह गई। मारिया, तुम मेरे कमरे में चलकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे, दादो ने कुछ सोचते हुए कहा। सुल्ताना बेगम ने उन्हें वो आवाज वाला किस्सा बताना चाहा ही था कि उनकी कानों में एक बार फिर वही बारीक चुभती हुई आवाज गूंजी। खबरदार, जो मुंह खोला, नहीं तो सारी जिंदगी के लिए गूंगी हो जाओगी। सुल्ताना बेगम को लगा कि उनकी जुबान तालू से ही चिपक कर रह गई है। वो बेबसी से मारिया को दादी के साथ जाता हुआ देखती रही। अगले दिन मारिया की आंखें दादो के जगाने से ही खुली थी। उठो बेटा, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। जी, मारिया ने झट आंखें खोलते हुए उन्हें देखा। दादो उसकी सुर्ख होती आंखें देखकर अजीब से एहसास का शिकार हुई थी। जाओ बेटा, वजू कर लो, उन्होंने संभलते हुए कहा। वो सिंक के आगे वजू कर रही थी। मुंह धोने के बाद उसने आईने में अपना अक्स देखा तो किसी और ही मारिया से मुलाकात हुई। जर्द रंगत और आंखों के नीचे गहरे हल्के। एक ही रात में उसकी दुनिया बदल गई थी। मारिया ने सोचते हुए बाजू के ऊपर से आस्तीन हटाई और उसके लबों से एक दबी दबी चीख निकली। बाजू पे जगह जगह नीले निशान थे। मारिया ने एक गहरा सांस लेते हुए आईने में खुद को एक बार फिर देखा और इस बार मारिया को अपनी आवाज पर काबू न रहा था। उसके बालों में सीधी जानिब के पास चमकता हुआ सुर्ख गुलाब आईने में दिखाई दे रहा था। मारिया, दरवाजा खोलो बेटा, दादू बाहर से कह रही थी। मारिया ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। किसी ने कदमों में जंजीर डाल दी। मारिया के कदम जैसे किसी ने जकड़ लिए थे। वो आगे जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। उसने दादी को पुकारना चाहा लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। गले की रगें खिंच गई थी। पेशानी पे पसीना फूट आया था और यूं लगता था जैसे किसी ने गर्दन अपने शिकंजे में दोनों हाथों में जकड़ ली हो। मारिया की आंखें बाहर को उगल आई थी। दूसरी तरफ दादी मारिया की चीख सुनने और फिर ना जवाब देने पर हौल सी गई थी।
सारिम के कमरे में जाकर उसे जगाया, जो नमाज पढ़कर दोबारा सोने के लिए लेट गया था। सारिम बेटा, पता नहीं मारिया के साथ क्या हुआ है, दरवाजा नहीं खोल रही है और ना ही वो कुछ बोल रही है। फरहाना बेगम परेशानी से बोल रही थी। आपको तंग कर रही होगी दादो, कोई नई शरारत सूझी होगी। सारिम कुछ झुंझुला कर बोला था। नहीं बेटा, रात भी वो डर गई थी, तुम चलकर देखो ना। उन्होंने परेशानी से इसरार किया तो सारिम को उठते ही बनी। सारिम के पीछे पीछे दादी भी कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर उनके होश उड़ाने को काफी था। मारिया सामने ही आरामदेह कुर्सी पर बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। दुपट्टा कानों पर टिका हुआ था और सियाह बालों में चमकता सुर्ख गुलाब दूर ही से दिखाई दे रहा था। वो यूं थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आप तो कह रही थी इसे कुछ हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। सारिम उनसे पूछ रहा था। दादी के गले में कुछ अटका था। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वो देखो सारिम, फरहाना बेगम ने उसके बालों की जानिब इशारा किया। फूल, ये वही फूल है मारिया ने जिसका जिक्र तुमसे रात को किया था। अच्छा ड्रामा है ये इसका, सारिम ने कहते हुए उसके बाल हस्बे आदत खींचते हुए कहा। लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा कहाँ था। किसी अनदेही कुव्वत ने सारिम का हाथ झटकते हुए उसे पूरी कुव्वत से नीचे गिरा दिया। अम्मी, सारिम को रहा। या अल्लाह, दादी को धक्का से लगा। वो फटी फटी आंखों से ये मंजर देखने लगी थी। मारिया ने तो सर उठाकर देखा भी नहीं था। फिर सारिम को किसने धक्का दिया? अम्मा क्या हो रहा है? सुल्ताना बेगम, मारिया की अम्मी, सारिम की चीख सुनकर सास के कमरे में आई थी। दादो उन्हें खौफजदा निगाहों से देखती रही। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सारिम क्या हुआ है तुम्हें? वो पूछ रही थी। ये लड़की, इसमें कुछ है अम्मी। सारिम खौफजदा निगाहों से उसे देखते हुए बोला। मारिया ने ये बात सुनकर अपना सर झटके से उठाया। वो घूर कर उसे देख रही थी जैसे चीर फाड़ देगी। सुल्ताना बेगम, जो मारिया को ही देख रही थी, लरस कर दहल गईं। मारिया की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दादी ने सीने पर हाथ रखते हुए बेख्तियार इस्तगफार पढ़ी। सुल्ताना बेगम ने सारिम का सर गोद में रखते हुए आयतुल कुर्सी मारिया को देखे बिना पढ़नी शुरू की ही थी कि मारिया उन्हें टोक गई। क्या हुआ अम्मी, आज सुबह ही सुबह भाई का इतना ख्याल? वो सुल्ताना बेगम के कंधे पर हाथ रखते हुए इंतहाई दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। सुल्ताना ने चौंक कर उसे देखा। मारिया अपने मामूल के अंदाज में खड़ी थी और आंखों की सुर्खी तक उस वक्त गायब थी। दादी ने बेसाख्ता ही बहू का हाथ दबा दिया, जो इस बात का इशारा था कि मारिया को कुछ मत बताओ। सुल्ताना बेगम खामोशी से सारिम को सहारा देकर बाहर जाने लगी। कमाल से कहती हूँ, किसी नेक आलिम को घर ले आए। दादी कुछ सोच चुकी थी। मारिया की पल पल बदलती हालत उन्हें परेशान कर रही थी। रोशनी के दो भाई थे, साइम और सारिम। रोशनी उनकी इकलौती बहन थी। खुशहाल सा घराना था। वालिद कमाल साहब एक नामी गिरामी स्वीट शॉप की चैन के मालिक थे। अक्सर लोग तकरीबात में उनकी ही मिठाइयाँ और केक पसंद करते थे। खुद कमाल साहब जिस इलाके में रहते थे वहीं की दुकान में बैठा करते थे। साइम उनका बड़ा बेटा था, जो शादी के बाद अलग घर में रहता था क्योंकि उसकी बीवी सानिया की ससुराल में नहीं बनती थी। वो रहना ही नहीं चाहती थी। सो एक लंबे झगड़े के बाद वो उस गली के अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। खुद कमाल साहब जिस इलाके में रहते थे वहीं की दुकान में बैठा करते थे। साइम उनका बड़ा बेटा था, जो शादी के बाद अलग घर में रहता था क्योंकि उसकी बीवी सानिया ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। सो एक लंबे झगड़े के बाद वो उसी गली के अलग घर में शिफ्ट हो चुके थे। सानिया, जो उस वक्त दोपहर का खाना बनाने में पूरी तरह से मगन थी, डोर बेल की मुसलसल आवाज पर चौंकी। कौन आ गया इस वक्त? वो किचन से बाहर निकली। गेट पर मारिया थी। तुम? सानिया को उसे देखकर हैरत हुई। सोचा आज आपसे मिलने आ जाऊं। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, हाँ आ जाओ। सानिया को उसे नंद वाला प्रोटोकॉल देना ही पड़ा। आखिर को साइम की लाडली बहन जो थी और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था, अपनी चहेती बीवी से भी। क्या लोगी, चाय या ठंडा? उसने ऊपरी लहजे में कहा। मिठाई। मारिया ने अलग ही बात की थी, अजीब सी अंदाज में। तुम तो मीठे से दूर भागने वाली लड़की हो। सानिया को शदीद हैरत हुई थी। अब नहीं। उसकी मुस्कुराहट सानिया को बेहद अजीब सी लगी। उसने अपने सर को झटका। खैर, मिठाई की प्लेट उसके आगे रखने के बाद सानिया किचन में चली आई थी। खाने का वक्त हो रहा था और साइम घर पर ही खाना खाते थे। अभी सानिया ने तवा चूल्हे पर रखा ही था कि उसका फोन बजने लगा। मारिया कॉलिंग। सानिया को हैरत हुई। वो लाउंज में बैठकर उसे क्यों फोन कर रही है? वहीं से आवाज नहीं दे सकती थी क्या? मारिया, ऐसा भी क्या नखरा कि मेरे घर पर ही बैठकर
तुम मुझे फोन करो। सानिया को तो गुस्सा ही चढ़ गया। आपके घर? क्या बात कर रही हैं भाभी, मैं तो अपने घर में हूँ। मारिया का हैरत भरा जवाब सानिया के होश उड़ा गया था। तो वो कौन है? सानिया जो उससे बात करते हुए लाउंज तक आ चुकी थी, माथे पर से पसीने के बूंदे साफ करते हुए। सानिया बेहद खौफजदा, डरी हुई और फटी फटी निगाहों से सोफे पर बैठी लड़की को देख रही थी, जो मारिया की जैसी थी और साबुत बर्फी के टुकड़े को खा नहीं बल्कि निगल रही थी। कौन? दूसरी तरफ से मारिया पूछ रही थी, लेकिन सानिया के तो कान साए साए कर रहे थे। उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सोफे पर बैठी मारिया ने उसकी आवाज पर पलटकर देखा और उसकी आंखें देखकर सानिया को शदीद झटका लगा। उनमें जैसे शोलों की लपक थी जो उसके अंदर बिजली से दौड़ा गई। मिठाई की प्लेट फर्श पर फेंकते हुए अब वो लड़की उसे घूरते हुए कद में छोटी होती जा रही थी, इतनी छोटी जितना एक बोने का कद होता है। बेहोश होने से पहले यह आखिरी मंजर था जो सानिया ने देखा था। कमाल है, आजकल लोग बात न करने के कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। आखिर क्यों एक जिनजाति पीछे पड़ी है मारिया के? क्या उसके खानदान को वो तबाह कर देगी? और क्या राज है सुर्ख गुलाब का? जानने के लिए अगली एपिसोड जरूर देखिएगा।